The Foreign Contribution Act 2010 was enacted with a view to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individual associations or companies. The Act was recently amended, adding and subtracting few rules and regulations. Vishwa Yuva Kendra organized this webinar to discuss in details about the amendments made to existing FCRA. I, on behalf of Vishwa Yuva Kendra, welcome you all in this webinar. मैं एक बार सबका स्वागत करता हूं यहाँ पे इस वेबिनार में, जितने लोगों ने अलग अलग जगह से अपनी इसमें भागीदारी दी है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है स्पेशली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के फील्ड में जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं कुछ, उनके बारे में हम स्पेशली आज हम बात करेंगे। और मुख्यतः हम तीन क्षेत्र में, एक तो जो तीन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं वो है एक 12A ATG और FCRA। इसके इर्द गिर्द हम जो अभी नए अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पे हम बात करेंगे। हम लोगों का कार्यक्रम सर इस रूप में होगा कि हमारा सबसे पहला जो हमारा सेशन है वो FCRA पर है, और उसमें हम अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे बीच में CA संजय सर हैं, जो एक जाने माने अपने इस फील्ड के महारथी हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। दूसरा जो हमारा सेशन होगा वो हमारे बीच में हर्ष जेटली सर हैं, जो अपने आप में एक इस फील्ड के विद्वान हैं। आपसे हम सर जानना चाहेंगे 12A और ATG के बारे में, और उसमें क्या क्या नए अभी कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। थोड़ा थोड़ा हम ये भी दोनों स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे कि रिसेंट अमेंडमेंट के साथ साथ उन विषय वस्तु पे भी थोड़ा सा, जैसे FCRA के बारे में अगर बात हो रही है उसके अमेंडमेंट्स के बारे में, तो थोड़ा चूंकि हमारे बीच में पार्टिसिपेंट्स अलग अलग, कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी हैं जिनके पास अभी FCRA नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने FCRA करा रखा है। तो FCRA है क्या उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, 12A ATG है क्या उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे, एंड देन व्हाट रिसेंट अमेंडमेंट्स हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट्स। ब्रीफली जैसा अजीत जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूँ कि FCRA जो है वो लगभग समझ लीजिए कि सन 76 में ये फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने के लिए बनाया गया था। और उस वक्त इसका मेन फोकस जो है वो NGOs के ऊपर नहीं था, उसका मेन फोकस पॉलिटिकल पार्टीज़ पे था। 1984 में ये NGOs के ऊपर लाया गया और तब से इसको बदलाव करा गया। 2010 में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ और उसके बाद से तो लगभग ये समझ लीजिए कि एक चेंज और उसकी झड़ी लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ कि हम लोग जो चेंजेस को डिस्कस करना चाहते हैं उसको करते हैं। मुख्य रूप से बात क्या है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब कोई विदेशी सोर्स से आपको अगर कोई पैसा या कोई सामान मुफ्त या लगभग मुफ्त आपको प्राप्त होता है तो वो एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाता है। और उस पैसे को अगर आप किसी भी समाज की सेवा के लिए लगाना चाहते हैं या कोई भी ऐसे उद्देश्य में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको FCR रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो FCR रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको लगभग सभी को मालूम होगा कि काफ़ी पेचीदा काम है उसको करवाना, और उसको मेंटेन करना और भी मुश्किल है, और अभी हर 5 साल में इसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो सितंबर 2020 में इसमें काफ़ी रद्दोबदल किया गया है और उसके बाद नवंबर में इसके रूल्स भी आए हैं। तो मैं उन्हीं के ऊपर इसको फोकस करूँगा। जो भी कानून में बदलाव हुआ है इसकी 2 डेट हैं। एक तो 29 सितंबर 20 को जो भी FCRA लॉ में चेंज हुआ था वो इफेक्टिव हो गया था, और इससे रिलेटेड जो रूल्स में चेंजेस हुए हैं वो 10 नवंबर 2020 से लागू हुए हैं। तो लाइसेंस में सबसे पहले होता है प्रायर परमिशन। जैसा आपको मालूम है कि FCRA अगर ना मिले या ना मिल सकता हो तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेना होता है। और प्रायर परमिशन में चेंज ये किया गया है, ये तो खैर आपको मालूम है कि पहले से ही कमिटमेंट लेटर चाहिए होता था डोनर से,
लेकिन उसके साथ ही एक अंदर डिपार्टमेंट इंटरनल गाइडलाइन थी कि जिससे आप पैसा लेने जा रहे हैं प्रायर परमिशन से, उसको उससे आपके कनेक्शंस ना हो, जैसे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसके मैनेजमेंट वगैरह में इन्वॉल्व ना हो। तो वो कंडीशन अभी उसको फॉर्मलाइज कर दिया है, उसको रूल्स में लिख दिया है। दूसरी बात है, आपको मालूम ही होगा कि सितंबर 2019 में इसका एफिडेविट का प्रावधान किया गया था कि हर एक बोर्ड मेंबर को एक एफिडेविट देना होगा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये रूल्स में आ गई हैं। और एक चीज़ और साथ में करी है कि जो फीस थी वो अभी बढ़ाकर 5,000 रुपया कर दी गई है, कि प्रायर परमिशन को सस्पेंड करने का भी प्रावधान डाला है। और पहले प्रायर परमिशन का सस्पेंड करने का सिस्टम नहीं था, अब उसमें ये गवर्नमेंट ने कर दिया है कि वो अगर गवर्नमेंट को कुछ आपकी दिक्कत महसूस होती है आपके काम क्रियाकलाप से, तो उसमें आपको वो सस्पेंड कर सकते हैं आपकी प्रायर परमिशन। और प्रायर परमिशन के टाइम में जब आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर आप और पैसा रिसीव नहीं कर सकते और आप पैसा खर्च भी नहीं कर सकते। और जो भी खर्च करना है तो उसके लिए आपको फिर से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है, पहले भी हम लोगों ने इसमें बात की थी कि जो सस्पेंशन पीरियड है, पहले सस्पेंशन जो था वो 180 दिन तक अलाउड था और उसमें 25% आप खर्च कर सकते थे। वो सस्पेंशन पीरियड अभी बढ़ा के 360 दिन कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि एफसीआर डिपार्टमेंट शायद ज़्यादा टाइम चाहता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन 1 साल का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा होता है और इस सस्पेंशन में जो है एनजीओ काम नहीं कर पाएगी बिल्कुल। तो वो काफ़ी समस्या उसको होने वाली है। कैंसिलेशन, एफसीआरए कैंसिलेशन के लिए रूल 15 में चेंजेस करे गए हैं। उसमें वही बताया गया है कि जब कैंसिल होगा तो सारा का सारा एफसी एसेट जो है और बैंक बैलेंस वो गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा, और अगर आपका एफसीआर दोबारा रिस्टोर होता है तब आपको वो वापस दिया जाएगा। सरेंडरिंग एफसीआरए का एक नया प्रोविजन इस पर डाला गया है। उसमें ये प्रावधान है कि अगर आपको लगता है कि एफसीआरए हमारा रजिस्ट्रेशन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और हम इसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया, फॉर्म FC7। और उसमें सारे जितने आपके अनयूज्ड एफसी और एफसी एसेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कस्टडी में चले जाएंगे। एफसीआर डिपार्टमेंट जो है वो एक इंक्वायरी भी करेगा, आप क्यों सरेंडर करना चाह रहे हैं, इतनी मुश्किल से आपको मिला था फिर भी आप सरेंडर करना चाह रहे हैं, क्या समस्या है, कोई आपने मिसयूज़ तो नहीं किया है। और वो फिर आपका गवर्नमेंट इंक्वायरी करने के बाद जब तसल्ली हो जाएगी गवर्नमेंट को, तब फिर आपका सरेंडर इफेक्टिव माना जाएगा। तो एक्टिविटीज़ में एक तो पब्लिक सर्वेंट वाला जो है नया इसमें बदलाव आया है एफसीआरए में। तो पब्लिक सर्वेंट का क्या डेफिनेशन है, वो सेक्शन 21 में है, काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। लेकिन जो ख़ास हम लोगों के लिए रेलेवेंट है वो ये है कि अगर कोई भी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आप सरकारी बिना पैसे के या बिना पैसे के भी आप, जैसे कोई कमीशन होता है, कोई अथॉरिटी होती है, कमेटीज़ होती हैं, उसमें आप लोग अगर भागीदारी देते हैं तो वो आपको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ले आता है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है या CWC है, NCPCR है, सो मेनी, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें NGOs जो हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि मैं ये तो बता दूं कि पब्लिक सर्वेंट होने का मतलब ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको FC नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए जब वो पब्लिक सर्वेंट है। सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो सब ग्रांट्स के ऊपर आया है कि जो संस्थाएं जिनको बाहर से पैसा आता है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है वो आगे ग्रांट देना उनका बिल्कुल बंद कर दिया है। और इसके ऊपर लोगों की उम्मीद थी कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है शायद इसमें कुछ टाइम दिया जाएगा या कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो रूल्स में वो बिल्कुल कुछ भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और इसमें दोनों ही चीज़ें कवर्ड हैं, पैसा भी और मटेरियल भी। पर मुझे लगता है कि जो डोनर एजेंसीज़ हैं जो कि फंड्स रेज करके और रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनको काफ़ी इसमें असर पड़ा है। आपके नेटवर्क, NGO नेटवर्क्स, नोडल एजेंसीज़, इन सबको दिक्कत आई है।
जो लोग फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म चला रही हैं, एनजीओज हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत आई है। और सीएसआर में भी बहुत सी कंपनीज ने सीएसआर फाउंडेशन बनाई है, और वो फाउंडेशन फिर आगे चल के पैसा देती है, तो उसको भी ये दिक्कत आने वाली है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त चेंज करा गया है। आप सभी जानते हैं कि जो पहले 50% एडमिन एक्सपेंस थी, उसको जो है घटा के और 20% कर दिया गया है। तो ये इस के साथ साथ कई सारे ऐसे मुद्दे खुल गए हैं जो कि बहुत ही पेचीदा बन गए हैं। तो मैं ब्रॉडली आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए सेक्शन में, लॉ में इटसेल्फ में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और उसमें 50% लिखा हुआ था, अब उसको 20% कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है, ये रूल 5 में डिफाइन किया गया है। अब सरकार ने किया क्या है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वर्ड सोचते हैं, फ्रेज सोचते हैं, तो हमारे मन में तस्वीर आती है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है, अकाउंटेंट की सैलरी, ऑडिटर की फीस, हमारा ऑफिस का रेंट, चाय पानी खर्चा, ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होती है। अगर आपका 20% ज़्यादा हो रहा है फिर भी, तो आपको ये कुछ सुझाव हैं कि एक तो आप FCRA support.FCRA को लिख सकते हैं कि भाई ये एडमिन में क्या क्या इंक्लूड होता है। शायद वो आपको रूल 5 को दोबारा कॉपी करके भेज देंगे, पर समझाएंगे नहीं। दूसरा आपको ये करना है कि आप अपने FC प्रोग्राम्स को रीस्ट्रक्चर करें कि जिससे कि स्टाफ कॉस्ट लो हो जाए, वॉल्टियर्स का थोड़ा इंगेज करने की ज़्यादा कोशिश करें, एडमिन को जो है ज़्यादा नॉन FC से खर्च करें, और फिर भी नहीं है तो आप प्रायर अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद मिल भी जाएगा प्रायर अप्रूवल, ऐसा कोई पक्का नहीं है कि डिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस है नहीं जहां लोगों ने अप्लाई किया हो और उनको अप्रूवल मिला हो। See, first of all, thing is that during this period of COVID, and if you see that whoever has come to the power in the last 20 years or so, 20, 30 years or so, there has been changes in the law which regulates the sector. Unfortunately, Sanjay ji, as he was saying, the changes are mostly ornamental, not addressing to the crux of the problem. जो सिम्टम्स है उनका इलाज करने के हिसाब से, कंट्रोल करने के हिसाब से कानून में बदलाव किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से 1991 के बाद प्राइवेट सेक्टर को प्रोफेशनल तरीके से रेगुलेट करने की बात उठाई गई थी, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे, जो भी देखेंगे, एक अंधेरे कमरे में एक हाथी के साथ जो अंधों का जो हिसाब किताब होता है, वो हिसाब किताब रहा है। किसी ने अपने हिसाब से करा। अब जैसे FCRA में जो चीजें संजय जी बता रहे थे जो की गई हैं, ये होम मिनिस्ट्री ने अपने हिसाब से करी है। दूसरी बात ये है कि इसमें हमको ये देखना है कि कई चीज जैसे पॉलिटिकल नेचर वाला, पॉलिटिकल नेचर में पहले से इससे बहुत डिबेट हुआ, कोर्ट में लोग गए डायरेक्ट। जैसे अगर आप पंचायत के चुनाव होते हैं, अगर आप वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो, तो दैट इज नॉट द पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेकिन अगर आप किसी के चुनाव में कोई खड़ा हो रहा है, उसके कहते हैं कि इसको वोट दो, और आपकी संस्था की जो एसेट्स उसमें यूज किए जा रहे हैं, या आपका कोई संस्था का साथी चुनाव में खड़ा हो रहा है और वो आपका एम्प्लॉय है, तो एक खतरनाक चीज है। ये ऐसे चेंजेस, जैसे 160 और 360 दिन वाली जो कहानी थी, अक्सर हमको लगता है कानून में 180 दिन लिखे गए हैं, लेकिन जो लोग इसके क्या गुप्त भोगी रहे हैं, जो लोग फंसे हैं, उन्होंने देखा होगा कि वो 360 दिन लग ही जाते हैं उस चीज में, उससे ज्यादा ही लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब वो लीगली एक एक्ट में डाल दिया गया ताकि आप हल्ला भी नहीं मचा सकते वहां पे, भाई क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आखिर में एक चीज है कि ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है हमारे सामने पिछले कुछ वर्षों से, और अभी जो FCRA में चेंजेस आए, खासकर सब ग्रांटिंग को लेकर, कई बार इन चीजों का दुरुपयोग भी किया जाता है संस्थाओं को तकलीफ देने के लिए। और ये सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं होता, कई बार डोनर्स की तरफ से भी होता है। क्योंकि हमने ये देखा कि एक तो ये मिड फाइनेंशियल ईयर के बीच में ये चेंज कर दिए गए, तो जो एग्रीमेंट्स थे, जो
प्रपोजल्स थे वो बीच में ही रोक दिए गए कि अब हम आपको और पैसा नहीं देंगे, आप और पैसा ले नहीं सकते, जितना लिया बस ठीक है, अब काम बंद कर दो। अब उसमें ये हुआ कि कई संस्थाओं ने ये स्थिति आ गई थी, उनके जो ड्यू पैसे थे वो भी नहीं आ रहे, जो उस तारीख से पहले आने वाले थे। उनके ड्यू प्रोजेक्ट्स थे जिसमें सब ग्रांटिंग नहीं है, डायरेक्ट है, लेकिन वो भी संस्थाओं ने, डोनर्स ने रोक दिए, बोल के कि आपके यहाँ पता नहीं क्या चेंज हो रहा है एफसीआरए में, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको ग्रांट नहीं दे सकते, अभी हमने रोक दिया, जब तक आप में क्लैरिटी नहीं आती विल नॉट गिव यू मनी। तो देखिए बहुत तरीके से डोनर्स ने भी इस चीज का इस्तेमाल, जो अब वो डर गए हैं, या वो कई जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो है, जो सब ग्रांट के प्रोजेक्ट नहीं भी हैं, वो भी रोक दिए गए हैं, जिसके कारण संस्थाओं को कष्ट झेलना पड़ रहा है। दूसरी स्थिति आ रही है कि डायरेक्टली आपकी ग्रांटिंग होनी चाहिए विदेश से, जो सब ग्रांटिंग हटा दी गई है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खतरा छोटी संस्थाओं का होगा, जिनके पास 10 लाख या 15 लाख तक के पैसे सब ग्रांट में मिला करते थे। अब जो बड़ी संस्थाएं, जो डोनर संस्थाएं बोलेंगी यार हम कहाँ 10-15 लाख का हिसाब हम लेते रहेंगे, देते रहेंगे, अब आप इसको धीरे धीरे कम कर दो। कुछ दिन पहले यूरोपियन कमीशन का एक प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया था। मैंने कई साथियों से पूछा क्या आप लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं? अधिकतर साथी नहीं कर रहे। क्यों? बोले यार यूरोपियन कमीशन जो है वो कम से कम साल का 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया देता है। जब से सब ग्रांट खत्म हुई है, कोई भी संस्था इतना पैसा अकेले कैसे खर्च करेगी, ये एक सवाल है। तो अब आप देखिए उसका असर किस तरीके से हो रहा है कि कई जो फंडिंग जो है इंडिया में आ रही थी वो अब नहीं आएगी। कई डोनर तो मैंने जैसे कहा भाग ही गए हैं। तो इसका कैसे जो रिपरकशन कहाँ तक होगा, कैसे होगा, उसका एनालिसिस अभी नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे होगा कि जितने चेंजेस हो रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनका जो असर जो है, और ये चेंजेस अगर आप देखेंगे, ये कुछ वर्षों पहले डायरेक्ट टैक्स कोड आई थी, उसमें जो चेंजेस प्रपोज किए गए थे, अभी धीरे धीरे वो लाए जा रहे हैं। कुछ साल पहले जब एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई थी एनजीओस ने, तो लोकपाल जो लाया था वो चेंजेस लाए जा रहे हैं। ये जो एफसीआरए के चेंजेस जितने भी आए हैं पिछले, ये सारे चेंजेस पिछले करीब 10-1 साल में लोगों ने देखा होगा कि ये चर्चा में रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि वो बगैर डिस्कशन के, डिबेट के लगा दिए जाते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, क्या सेक्टर को क्यों ऐसा माना गया है कि ये सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी वाइब्रेंसी, इसकी जो तब्दीली लाने की क्षमता कई बार इसके अगेंस्ट हो जाती है और इसको दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। Thank you so much, Uday sir. I feel privileged to have been asked for proposing the vote of thanks today. I'm extremely pleased to thank our speakers, both the speakers who have contributed and shared their valuable thoughts and their time to share their opinions and views and their knowledge on this very important issue. Or I'm very thankful to all our audience and participants who are constantly with us and encouraging us for organizing these webinars on different issues and current topics. So we are very thankful to all our participants for being with us all the time. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.